हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मेरा ये सेकंड वीडियो है, दिस इज वॉल्यूम 2। पहले वीडियो में मैंने बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या है। फिर से एक बार आपको फ्लैशबैक कर देता हूं। बैंक रिकंसिलिएशन हो गया कि कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस जब आपस में मैच नहीं करता तो उसके बीच में डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस के क्या कारण हैं? जब तक उन डिफरेंसेस का कारण नहीं पता चल जाता तो उसमें फ्रॉड और मिसएप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। कोई अकाउंटेंट, कोई कैशियर इतने बड़े बिजनेस में कोई फ्रॉड कर ले, तो इसीलिए हर साल के एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन पीरियडिकली बनता रहता है। कोई इसको क्वार्टरली बनाता है, कोई हाफ ईयरली बनाता है, कोई एनुअली बनाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनता तब तक ये नहीं पता चलता कि जो बैलेंस दोनों के बुक्स में है वो सही है कि नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कि कैश बुक का बैलेंस जो पासबुक से डिफर कर रहा है वो किन कारण से कर रहा है। तो हम उन कारणों को पकड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि कैश बुक के बैलेंस में जब वो एडजस्टमेंट करते हैं जो एक ने ली है और दूसरे ने नहीं ली, कुछ एंट्रियां कैशियर ने कर दी और बैंक ने नहीं करी, कुछ बैंक ने कर ली और कैशियर ने नहीं करी, हम उनको पकड़ लेते हैं। जब उनको पकड़ के हम एड लेस करके उनको एडजस्ट करके हम उनका फैक्ट देते हैं तो एक बुक का बैलेंस दूसरी बुक के साथ मिल जाता है, उसे रिकंसिलिएशन कहते हैं। अब उसी को आगे बढ़ाता हुआ मैं बता रहा हूं क्या कारण है जिसके कारण से दोनों की बुक्स में डिफरेंस आता है और उसे कैसे एडजस्ट करते हैं। उसके मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा जो आपको किसी बुक से, किसी ऑथर से नहीं मिलने वाले हैं। ये मेरी खुद की रिसर्च है, आप देखिए, समझिए, इसका मजा लीजिए और आप इसके मास्टर खिलाड़ी हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। जब ये समझ लोगे मेरा सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम पे मैं क्वेश्चन करूंगा। आप मेरा एक क्वेश्चन आपकी बुक के 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ये गारंटी है। आप देखिए, एक बार समझिए उसका लॉजिक क्या है, कैसे रिकंसिलिएशन बनता है, मैं समझाने जा रहा हूं। The two balances, cash book and the passbook, are not in agreement with each other. ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। The reason for their non-agreement, उनके नहीं मिलने का कारण उसको कैटेगराइज करा जाता है ऐसे। Some entry are made by the business cashier first, बिजनेस का कैशियर कर देता है, and the banker later, और बैंक उसे बाद में करता है, यानी कि बीच में टाइम गैप है। तो इसीलिए एक का बैलेंस कुछ दिखाएगा तो दूसरे का कुछ। They are, वो क्या एंट्री है जो कैशियर पहले कर लेता है, वो है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। जेट का मतलब जिस डेट को रिकंसिलिएशन हो रहा है, कैशियर ने चेक इशू कर दिए लेकिन अभी वो बैंक में पहुंचे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब चेक इशू करेगा कैशियर तो उसका बैंक जो असेट होता है वो कम हो जाएगा, तो उसने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। इसको समझिए, ये मैंने साइड पे लिखा है। कैशियर जब एंट्री बनाता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। कैशियर के लिए बैंक असेट है, तो जिससे उसका असेट बढ़ता है, ये असेट जिससे बढ़ता है वो डेबिट करता है और जिससे असेट उसका कम होता है वो क्रेडिट करता है। तो ये लॉजिक हो गया कैशियर कैसे एंट्री बनाता है। फिर दूसरा लॉजिक हो गया बैंक कैसे एंट्री बनाता है। बैंक हमारे विपरीत करता है। बैंक के पास जो हमारा बैलेंस है वो बैंक की लायबिलिटी है, तो जिससे हमारा बैलेंस बढ़ता है बैंक उसे क्रेडिट करता है और जिससे बैंक में बैलेंस हमारा कम होता है वो बैंक हमें डेबिट करता है। यानी कि कैशियर के अपोजिट बैंक एंट्री करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहूं कि मैंने बच्चे से फीस लेनी है तो बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने लेनी है। अगर मैंने लेनी है तो बच्चे को फीस देना है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होता है तो एक पार्टी अगर क्रेडिट करती है तो दूसरी उसे डेबिट करती है। एक का असेट तो दूसरे का लायबिलिटी बनता है, एक का लायबिलिटी तो दूसरे का असेट बनता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही। तो चेक इशू के टाइम पे कैशियर ने अपने बैंक बैलेंस असेट को कम, ये है इशू के टाइम पे उसने अपने बैंक बैलेंस असेट को कम करा तो क्या करा, क्रेडिट। अब ये क्रेडिट उसने अपनी बुक्स में कर लिया और बैंक में नहीं है, तो जब वो इसकी एडजस्टमेंट करेगा तो इसके अपोजिट ट्रीटमेंट देगा। वो इसके अपोजिट ट्रीटमेंट क्या देगा, वो इस ट्रांजैक्शन को डेबिट कर देगा ऐसे। यानी कि बैंक के पार्ट पे जो उसको करना था उसने अपनी ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसने एंट्री करी और बैंक ने नहीं करी है। अब उसने बैंक को मिलाना है तो बैंक को मिलाने के लिए अपनी एंट्री को रिवर्स करके देखेगा कि अगर उसने पहले क्रेडिट कर दिया है तो आप वो डेबिट करेगा। तो ये वाली ट्रांजैक्शन रिकंसिलिएशन में चली जाएगी। जो ट्रांजैक्शन रिकंसिलिएशन में जाएगी उसका फैक्ट डेबिट होगा। नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिट करा लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक में पैसा नहीं आया, तो डिपॉजिट के टाइम पे कैशियर ने असेट को बढ़ाया तो उसने क्या कर दिया, डेबिट, और बैंक में वो पैसा गया ही नहीं, तो अब वो क्या करेगा, क्रेडिट, इसके अपोजिट करेगा। यानी कि बैंक को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। जब वो क्रेडिट का इफेक्ट देगा तो आपकी रिकंसिलिएशन आपके पासबुक के पास आ जाएगी। जो इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है अपोजिट पार्टी उसका अपोजिट इफेक्ट देगी।
यानी कि अगर इसने डेबिट करा है तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट। अगर इसने क्रेडिट करा है तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। जब आप ये वाले इफेक्ट ले लोगे तो आपकी रिकंसिलिएशन बन जाएगी। नंबर 2, एंट्री आर रिकॉर्डेड बाय द बैंकर फर्स्ट एंड द कैशियर लेटर। ये नीचे वाली एंट्री है जो बैंक पहले कर लेता है, कैशियर बाद में करता है। तो मैंने कैशियर का आपको लॉजिक बताया, कैशियर जिससे उसका असेट बढ़ता है डेबिट, जिससे कम होता है क्रेडिट। बैंक इसके अपोजिट करता है, बैंक में जिसका बैलेंस, जिससे हमारा बैलेंस बैंक में बढ़ता है, बैंक उसे क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेगा, और जब वो हमें पैसा देता है तो उसकी लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट कर देगा। यानी कि कैशियर के अपोजिट, कैशियर डिपॉजिट को डेबिट करता है तो वो क्रेडिट करता है, ये उसे क्रेडिट करता है तो ये डेबिट करता है। अब जब मैं ये गलतियां बता रहा हूं तो जो बैंक ने एंट्री कर दी और कैशियर ने नहीं करी, अब बैंक उसकी एंट्री क्या बनाया होगा, बैंक चार्ज बाय द बैंक। बैंक हमारे से चार्ज लेता है, इधर देखिए, तो बैंक ने हमारे बैलेंस को कम करा होगा, डेबिट। आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, तो आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन लोन, हमने बैंक से लोन लिया, बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट लिया, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम, तो बैंक ने क्या करा होगा, डेबिट। आप क्या करोगे, क्रेडिट। जब आप ये वाले इफेक्ट दोगे तो आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। बैंक में डायरेक्ट पेमेंट लाइक इंश्योरेंस अगेंस्ट द बिजनेस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके लिए बिजनेस अपनी इंस्ट्रक्शन बैंक को दे देता है। सो बिजनेस ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप हमारे इंश्योरेंस को टाइम पे कर दें, और बिजनेस भूल गया, बैंक के डाटा बैंक ने उसको नोट कर लिया। अब बैंक ने उसकी डायरेक्ट पेमेंट दे दी, बैंक ने पेमेंट दे दी और कैशियर को पता नहीं, उसको भूल गया है। तो बैंक ने जब हमारे बिहाफ पे पेमेंट करी तो हमारा बैलेंस कम हो गया, तो बैंक ने क्या करा, डेबिट। अब कैशियर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इसकी अपोजिट लगाना, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक अगेंस्ट आवर डिपॉजिट। अगर हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, बैंक हमें क्या देगा, इंटरेस्ट। जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो हमारा डिपॉजिट बढ़ जाएगा। ओवरड्राफ्ट होगा या लोन होगा तो बैंक हमारे से लेगा, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। अगर हमारा डिपॉजिट होगा तो इंटरेस्ट बैंक हमें देगा, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक ने क्या करा, क्रेडिट। अब आप क्या कर दोगे, कैशियर क्या कर देगा, डेबिट, तो रिकंसिलिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट, सम कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट इन बिजनेस बैंक अकाउंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ स्कूल में पेरेंट्स डायरेक्ट जाके फीस बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक को पहले पता चल गया, बैंक ने एंट्री कर दी, और स्कूल को पता बाद में चला। तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब कैशियर क्या करेगा, उसे डेबिट, तो दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन आवर इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बिजनेस ने अपना इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, यानी कि उसने बिजनेस के बाहर कोई शेयर खरीदे हैं, कोई डिवेंचर खरीदे हैं। अगर शेयर खरीदे हैं बिजनेस ने तो उसको डिविडेंड मिलेगा, अगर उसने डिवेंचर खरीदे हैं तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। अब बिजनेस ने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट करें। अब बैंक ने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने कलेक्ट कर दिया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया। उधर देखिए बैलेंस बढ़ा तो बैंक ने क्या करा, क्रेडिट। आप क्या करोगे, डेबिट, तो आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। चेक ऑलरेडी डिपॉजिटेड गॉट डिसऑनर्ड। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करे थे, अब डिसऑनर्ड हो गए। डिसऑनर्ड हो गए तो बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक में हमारा बैलेंस कम होगा तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। अब कैशियर क्या करेगा, उसे क्रेडिट, रिकंसिलिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट है सर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सम एंट्री आर मेड बाय द कैशियर फर्स्ट एंड द बैंक लेटर। सेकंड पार्ट, एंट्री मेड बाय द बैंकर फर्स्ट एंड द कैशियर लेटर। थर्ड पार्ट, एरर्स एंड ओमिशन। मैंने कुछ एरर लिखी हैं, बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट होती हैं, तो कोई इक्की दुक्की अगर रह गई होगी तो आपको उस वक्त समझ आ जाएगी। जब ये सारा आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आप खुद उसके एडजस्टमेंट कर लोगे कि पहले क्या हो चेक और अब क्या करना है। देखिए, चेक रिसीव एंड इंटर इनटू कैश बुक। कैशियर को चेक मिला, उसने कैश बुक में इंटर कर लिया, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, तो उसने कैश बुक में जब इंटर करा तो उसने अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ा लिया। चेक मिला तो उसने बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया, उसने क्या करा, डेबिट। अब बैंक में वो पहुंचा नहीं तो क्या करेगा, क्रेडिट, रिकंसिलिएशन हो जाएगा। अब चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू बैंक। अब ये चेक मिला और उसने बैंक में दे दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। तो बताइए, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया तो बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ गया।
अब बैंक में हमारा बैलेंस पहले बढ़ गया तो बैंक ने हमें क्या करा होगा, क्रेडिट। अब कैशियर क्या करेगा, डेबिट। नेक्स्ट, कैश बुक रिसीव्ड साइड अंडर कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड, या अंडर कॉस्ट होगी या ओवर कॉस्ट होगी। अंडर कॉस्ट का मतलब कैश बुक की रिसीव्ड साइड, दिस इज द कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक। ये होता है रिसीव्ड साइड द डेबिट साइड एंड पेमेंट साइड द क्रेडिट साइड। तो अगर रिसीव्ड साइड अंडर कॉस्टेड का मतलब उसने डेबिट को कम लिया है, तो आपने डेबिट को बढ़ाना है तो क्या कर दोगे। अगर किसी डेबिट को हमें बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे, अगर डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। अकाउंट में दो ही सिंबल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपने डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो और डेबिट करिए, अगर डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करिए। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है और आपने क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करिए, अगर आपने क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट करिए, बिल्कुल वैसे। तो कैश बुक अगर अंडर कॉस्ट हो गई हो तो इसका मतलब आपने इस साइड में डेबिट कम लिया है तो डेबिट बढ़ा दीजिए, आप डेबिट कर दीजिए। और अगर ओवर कॉस्ट हो गई हो, यानी कि ये टोटल डेबिट का ज्यादा लग गया हो, अंडर कॉस्ट का मतलब कम हुआ था तो आप उसे बढ़ा दीजिए, डेबिट करिए। ओवर कॉस्ट का मतलब ज्यादा हो गया था, आप उसे कम करिए, डेबिट को कम करना तो क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। ओवर कॉस्ट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड है। अगर ये अंडर कॉस्ट हुआ हो, ये क्रेडिट है तो आपको इसको बढ़ाना है। अंडर कॉस्ट हुआ तो इसको बढ़ाना, बराबर करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट को बढ़ाना तो क्रेडिट कर दीजिए। अगर ओवर कॉस्ट हो गया तो आपने इसको कम करना है, क्रेडिट को कम करना है तो क्या करिए, डेबिट। समझ लीजिए, ऊपर ये साइड क्रेडिट साइड है, अगर उसने कम लिया है उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसने ज्यादा ले लिया उसे कम करना है तो ऊपर क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए। यही है, अंडर कॉस्ट है तो क्या करेंगे, इसको अंडर कॉस्ट है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और ओवर कॉस्ट है तो क्या करेंगे, डेबिट। बस इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं बड़े यूनिक तरीके से आपको पढ़ाया होगा ये मेथड। आप मेरे पे विश्वास करिए, मेरा पहला वीडियो इसके मीनिंग का देखिए, दूसरा वीडियो इसके कॉन्सेप्ट का देखिए, और तीसरा वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखिए। आपके जो बुक के क्वेश्चन हैं आप देखिए, जिस बुक को भी आप पढ़ रहे हैं उसने 4 तरीकों से कैटेगराइज कर दिया है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का अनफेवरेबल, यानी कि कैश बुक का फेवरेबल हो गया आपका अपना बैलेंस। जब इधर देखा गया कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो होता है, फेवरेबल हो गया हमारा अपना पैसा बैंक में पड़ा है, तो हमारा अपना पैसा बैंक में पड़ा है तो असेट हमारा बड़ा है तो वो डेबिट बैलेंस। अनफेवरेबल हो गया लोन, हमने बैंक से लोन लिया है तो लायबिलिटी हमारी बड़ी तो क्या हुआ, क्रेडिट। इसका मतलब अगर हमारा अपना पैसा बैंक में पड़ा हो तो कैश बुक में उसका डेबिट बैलेंस होगा। ये कैशियर इसकी बुक को रिप्रेजेंट करता है, कैश बुक, कैश बुक में उसका डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर हमने लोन लिया है तो कैश बुक में उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसकी अपोजिट बैंक का, बैंक में हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा तो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी, हमारा बैलेंस जो पड़ा बैंक की लायबिलिटी है तो फेवरेबल बैलेंस बैंक में क्रेडिट होगा, और अगर अनफेवरेबल है तो बैंक में डेबिट होगा। ये चारों जो रोटेशन है इसी को बेस बना के हर किसी ऑथर ने इनके ऊपर 10-10 क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, हो गए 40 क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक चारों को कवर कर लूंगा। ये ऊपर वाला बैलेंस जो मैं लूंगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी एडजस्टमेंट को हमें ऐड करना है और कौन सी एडजस्टमेंट को कम करना है। तो एक क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन पे भारी पड़ जाएगा। आप सिर्फ मेरे पहले वीडियो को और इस वीडियो को ध्यान से सुने, जो कंसेप्ट मैंने दिया इसको बार बार देखें। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड वीडियो मेरा आएगा न्यूमेरिकल को लेके। एक ही न्यूमेरिकल में इतना लंबा ले आऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ आया।